ओके, लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने रिजिड बॉडी की सारी चीजें डिस्कस कर ली थी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक मैं बता चुका था। और मैंने कहा था जानवी कल क्लास शुरू होते ही मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुमसे पूछूंगा। सो मुझे जरा बताओ जानवी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था और उसके लिए कंडीशंस क्या थी? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, मैंने चैट रूम भी ओपन कर दिया। चलिए जानवी मुझे बताइए क्या था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसको सर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमें जब निकालना होगा तो जो टॉर एक्सटीरियर होता है उसको वो जीरो होना चाहिए और जो क्या कहते हैं उसे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल शुड बी इक्वल टू द फाइनल। वेरी गुड, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है दैट मींस योर सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। Okay, after this isolated system and conservation of angular momentum, next देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब था L इज आई ओमेगा विच इज कांस्टेंट। L is I omega which is constant. दिव्यांशी इसमें L क्या है बच्चे? I क्या है? I. दिव्यांशी, what is I in this equation? Moment of. दिव्यांशी, what is I in this equation? कोई आंसर नहीं। सुधांशु बताएगा मुझे। सुधांशु, I क्या है इस इक्वेशन में? सर इनर्शिया। हाँ चलो, दिव्यांशी का भी आंसर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है शेप और साइज पर, है ना? अगर मैं शेप और साइज चेंज कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता चला जाएगा। लेकिन और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कितनी तेजी से घूम रही है। आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब हुआ इफ आई इंक्रीज आई देन ओमेगा विल डिक्रीज सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं 3 into 6 18 है, मैं कहता हूं हमेशा 18 आना चाहिए। अगर मैंने 3 को 9 कर दिया तो दूसरा वाला नंबर तो कम हो जाएगा ना, ताकि प्रोडक्ट लेने पर दोबारा से क्या आएगी। यही लॉजिक यहां लगा रहे हैं कि अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया then your angular velocity will decrease in the same ratio so that the product remains constant. If I'm decreasing moment of inertia, let's say I'm decreasing I, then omega will increase in the same ratio so that product remains constant. हाँ सुधांशु, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल बिल्कुल। सो ये हमने कल भी देखा था कि अगर अर्थ रोटेट करते करते श्रिंक कर जाए, अगर अर्थ रोटेट कर रहा है और रोटेट करते करते वो अर्थ श्रिंक कर जाता है, तो अर्थ के श्रिंक करने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, अर्थ के रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी बढ़। अगर अर्थ रोटेट करते करते श्रिंक कर जाए तो श्रिंक करने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। So in almost all practical applications of moment of inertia, आप ये लॉजिक यूज करोगे। कहीं दिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, कहीं दिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, सॉलिड स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का?
किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का? राइट, वेरी गुड, हॉलो स्फीयर। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का ज्यादा है, सॉलिड का कम। तो जितना ज्यादा आप मास को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना मास को आप किसी एक जगह लेकर आओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज and distribution of mass. So, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं आपसे कहूं बॉडी का मैं किसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देता हूं, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज रहेगी। अब कुछ एप्लीकेशंस है, जी एल एंगुलर मोमेंटम है, यस अब्दुल्ला, एल एंगुलर मोमेंटम। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, अगर एक मान लो कोई डांसर है वो रोटेट कर रहा है, तो आप ये समझ लो कोई रोटेटिंग डांसर है। भाई मैं इसमें बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं कराऊंगा, मैं टाइप करवा कर आपको ये भेज दूंगा, वरना मेरी आज की पूरी क्लास यही समझाने में निकल जाएगी कि एप्लीकेशंस थी क्या क्या। रोटेटिंग डांसर, भाई मान लो एक डांसर है, इसने अपने आप को एक टॉर्क दी और रोटेट करना शुरू कर दिया, अब ये घूम रहा है, इसके ऊपर बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही, इट्स टाउ एक्सटर्नल इज 0, इट्स रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, its moment of inertia is I and its angular velocity is omega। अगर ये घूमते घूमते अपने हाथ फोल्ड कर ले, ये जो डांसर है, ये डांसर रोटेट करते करते अगर अपने हाथ फोल्ड कर ले, हाथ फोल्ड कर लिए इसने, तो जब इसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए, तो मुझे बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर तुम्हारे हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूस हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कम हो जाएगा, मास करीब आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आई कम हो गया तो ओमेगा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो अगर एक डांसर है, उसने रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करते करते अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, तो हाथ फोल्ड करने से इफेक्ट को डांसर की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगा। अब ये रोटेटिंग डांसर वाला कॉन्सेप्ट आप कई जगह अप्लाई कर सकते हो, जहां भी आपको कोई ऐसा सिस्टम दिखे कि रोटेट करते करते एकदम से सिस्टम छोटा हो गया, उसकी रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। So when dancer fold her hand, her moment of inertia decrease, her moment of inertia decrease कर जाएगा, and angular velocity increases, और उसकी रोटेट करने की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर देगी। दैट्स फॉर अ रोटेटिंग डांसर। इस रोटेटिंग डांसर के बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं, अगर रोटेट करते करते अर्थ श्रिंक कर जाए, वही अर्थ अगर श्रिंक कर गई तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का मतलब है अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। Angular velocity of rotation increases,
रोटेशन के एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या अगर आप कोई टॉर्नेडो का एग्जांपल ले लो, टॉर्नेडो है, साइक्लोन है, टॉर्नेडो है या कोई साइक्लोन है, जब वो साइक्लोन घूम रहा होता है ना, तो उसकी जो इनर, भाई आउटर लेयर का रेडियस ज्यादा होगा, जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसका रेडियस सबसे कम होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो अगर एक टॉर्नेडो रोटेट कर रहा है तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज है। अब डाउट्स लेते हैं। तो जैसे यश का एक डाउट है कि व्हाई इज जुपिटर द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। यश, एक्चुअली मुझे नहीं पता जुपिटर इज द फास्टेस्ट और नॉट, बट अगर आप कह रहे हो इट इज फास्टेस्ट, तो वो जो फास्टेस्ट है ना जुपिटर रोटेटिंग, उसका रीजन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ना आकर वो बेसिकली उस कंडीशन पर डिपेंड करता है जिस कंडीशन पर जुपिटर एज अ प्लैनेट बना। सर इसी पे एक चीज सर, जुपिटर में कोई मेन वो नहीं है लाइक सॉलिड लैंड, वो पूरा गैस का है, इसकी वजह से हो सकता है ना, मतलब गैस, मतलब वो मॉलि क्या कहते हैं उसे, फॉलो इनर्शिया कम हो गया, फिर उससे उसके लिए देखना पड़ेगा मास कैसा है जुपिटर का। मुझे नहीं लगता कि जुपिटर का मास और प्लैनेट्स के कंपेरेबल कम होगा। इट्स गैसियस बट इट्स हेवी और कंडेंस गैसेस है। पहले तो समझो रोटेशन का कॉज। अच्छा, कोई भी प्लैनेट अगर रोटेट कर रहा है ना, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जुपिटर, सैटर्न, कॉज क्या है रोटेशन का? क्यों प्लैनेट्स रोटेट करते हैं एक्सिस पर? तो बताएगा कॉज, कॉज ऑफ रोटेशन क्या है प्लैनेट्स? किसने अप्लाई करी टॉर्क? What is cause of rotation of planet? What's the cause of rotation of Earth? कौन अप्लाई कर रहा है टॉर्क? नो आंसर। सुनो, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द रीजन बिहाइंड रोटेशन ऑफ प्लैनेट। ओके, अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, मुझे बताओगे प्लैनेट के रेवोल्यूशन का क्या रीजन है? सर सोलर ग्रेविटी। That's the gravitational force, है ना? Gravitational force between planet and sun is responsible for revolution of planets around sun. That's basically gravity, gravitational force. The gravitational force between planet and this sun is responsible for revolution of planet around the sun. तो revolution के लिए तो responsible है gravitational force, but rotation के लिए नहीं। रोटेशन अगर देखना चाहते हो कि क्यों रोटेट कर रहा है प्लैनेट, तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। जब प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ था, बिग बैंग के बाद, जैसे जैसे बिग बैंग बहुत ज्यादा था यूनिवर्स का, जैसे जैसे यूनिवर्स कूल होती चली गई, जैसे जैसे ठंडा होता चला गया, यूनिवर्स कूल हुई और गैसेस ने कंबाइन कर कर सिस्टम बनाने शुरू करे। लाइक पहले सिर्फ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन कंबाइन कर कर हीलियम बनाती है, हीलियम के कई मॉलिक्यूल्स आए, उन्होंने मिलकर धीरे धीरे स्टार फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, प्लैनेट फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। सो ड्यूरिंग दैट, अच्छा बिग बैंग क्या होता है? बिग बैंग, ये जो यूनिवर्स शुरू हुई है ना, ये यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से शुरू हुई है, जिस एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहते हैं। So that is the starting of the universe. पूरा तुम्हारा प्लैनेट, सोलर सिस्टम, एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स विद अ बैंग। एक पॉइंट था पहले, पूरी यूनिवर्स उस पॉइंट के अंदर थी, उसमें कुछ होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद से सब कुछ बनना शुरू हुआ। तो जब प्लैनेट्स बने तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा क्लस्टर आया और एकदम से बन गया, एक एक मॉलिक्यूल आगे लगा। तो मान लो एक प्लैनेट बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे आया, ये वीडियो देखना जरा, एक मॉलिक्यूल, हाँ, एक मॉलिक्यूल ऐसे आया, हिट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आकर हिट करता है, तो जो सिस्टम बनेगा ना, वो सिस्टम बनते बनते रोटेट करना शुरू कर देगा।
तो वो जो प्लैनेट फॉर्मेशन के टाइम पर जब सिस्टम ने रोटेट करना शुरू किया, तो सिस्टम तब से लेकर अब तक रोटेट कर रहा है। तो अर्थ का रोटेशन भी तब से हो रहा है जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। इट्स नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन के लिए सुधांशु, यूनिवर्स नॉट गैलेक्सी, यूनिवर्स स्टार्ट्स टू अ पॉइंट। एक पॉइंट था, उसके बाद हाइड्रोजन आया, फिर हीलियम आया और फिर हैवी एलिमेंट्स बनने शुरू हुए। तो प्लैनेट फॉर्मेशन एक एक मॉलिक्यूल के एडिशन से हुआ। तो एक मॉलिक्यूल आया, ऐसे हिट किया, एक ने ऐसे हिट किया, और उस हिट करने की वजह से स्ट्रक्चर ने रोटेट करना शुरू कर दिया, और तब से आज तक वो स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है जो उसे रोक दे। So the question of Yash, why is Jupiter the fastest rotating planet? That the answer goes back to structure formation. जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ था तब कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी कि जुपिटर ने तेजी से रोटेट करना शुरू कर दिया। और क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, फिर मैं न्यूमेरिकल्स में आना शुरू हो जाऊंगा। कोई डाउट नहीं है? सबका क्लियर है? चलिए, सबका क्लियर हो गया। इसको फिर मैं रब करूँ। क्वेश्चंस देखिए। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखो जो एनसीईआरटी ने दिए। बहुत लेंदी है, एनसीईआरटी खोल देता हूँ। एक सेकंड यार, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराने, बस एनसीईआरटी ओपन कर दूंगा। सो कुछ क्वेश्चंस देखिए जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 7.13 देखिए। A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute.
How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces moment of inertia to 25 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. तो देखिए 7.13 is based on conservation of angular momentum. तो एक चाइल्ड बैठा है टर्न टेबल पर, दोनों हाथ आउटस्ट्रेच्ड है, मींस इनिशियली सिस्टम ऐसा है आपका. दिस इज द टेबल. ये हाथ है, टर्न टेबल घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट. सो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे आई मान लीजिए. ओमेगा 1 आपको गिवन है 40 रेवोल्यूशंस पर मिनट. अब उसके बाद इस टर्न टेबल पर ये जो चाइल्ड बैठा है ये अपने हाथ फोल्ड कर लेता है और कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स हो जाता है, 2/5 टाइम्स. तो आप लिख सकते हैं I2 जो है वो इनिशियल का 2/5 टाइम्स हो गया. फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल का 2/5 टाइम्स हो गया. ओमेगा 2 पता नहीं कितना है, कैलकुलेट करो. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर लीजिए. I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2. सो आप लिख सकते हैं कि जो ओमेगा 2 होगा दैट्स I1 ओमेगा 1 divided by I2. So I1 is I, omega 1 is 40, I2 is 2/5I, which is omega 2. तो देखिए I से I कैंसिल हो गया और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यस ओमेगा 2 आ जाएगा 100 revolutions per minute. अच्छा, अब इसमें कुछ और भी पूछ रहा है आपसे. Show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. मीन्स आपको ये भी शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज आप ऐसे शो कर सकते हैं कि फाइनल निकाल लीजिए, इनिशियल निकाल लीजिए, ये शो कर दीजिए कि फाइनल इनिशियल से ज्यादा है. इतना लिख लीजिए. भाई आप यहाँ यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन उसने रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया है तो मैंने रेवोल्यूशन पर मिनट में सॉल्व कर दिया. आप चाहें तो उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, द सेम थिंग. चलिए इतना लिखिए, फिर काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं. इतना हो जाए तो मुझे बताइए. इसमें डाउट किसी को? अब्दुल्ला, V इज इक्वल टू ओमेगा आर से क्या करोगे? नहीं भाई, कल सिखाया है ना मैंने, आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन. कल ही तो सिखाया है रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. भाई इतना समझ में आया? दिव्यांशी, जानवी, आमना. Yes, sir. अच्छा, अब देख, ये सब रब कर दूं मैं, काइनेटिक एनर्जी करें, रब कर दूं सब.
तो देखिए जब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। It's half I omega square, half I1 omega 1 square. Initial moment of inertia is I1. Angular velocity is omega 1, so it's half I1 omega 1 square is initial kinetic energy. आप इसे लिख सकते हैं हाफ I1 I था, ओमेगा 1 40 था, 40 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 440 स्क्वायर 1600 I by 2, कैंसिल कर दिया 800 I। सो यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 800 I, 800 I की काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर ले लीजिए। I2 कितना है, 2/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ओमेगा 2 कितना आया था, 100। सो मैं राइट साइड वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। सो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट्स I by 5 into 100 square, 1000, 2000, 2000। अब देख लीजिए फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, सो यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब वो आपसे कुछ और भी पूछ रहा है, वो कह रहा है गेन हुआ कैसे। तो बेसिकली हुआ क्या, चाइल्ड ने जब हाथ फोल्ड किए उसने अपनी कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करी, वो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती। Get stored in form of kinetic energy. Get stored in form of kinetic energy. चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। जानवी अगर वीडियो फ्रीज हो रही है ना तो थोड़ा सा आपका इंटरनेट इशू होगा, क्योंकि मेरे साइड से फ्रीज होता तो सबको फ्रीज होता हुआ दिखता। भाई इतना लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो आपसे मैत्री पूछ रहा था ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहां से। तो उसने जो भी एनर्जी स्पेंड करी वो सारी की सारी एनर्जी जाकर स्टोर हो गई। जी माइनस में वो मैकेनिकल एनर्जी बॉडी, जो बॉडी आर्म्स फोल्ड कर रही है उसी को फोल्ड करने में जो एनर्जी स्पेंड करी।
आप लोगों ने लिख लिया? रब कर दूं इसको? चलो जी, इसे रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, एक और इसमें क्वेश्चन है। तो ये 7.23 आपको होमवर्क हो जाएगा, इसे आप ट्राई करोगे। 7.25 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दो डिस्क हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, एंगुलर वेलोसिटी ω1, एंगुलर वेलोसिटी ω2। तो आप ऐसे ले लीजिए, एक डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ω1। दूसरी डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ω2। जानवी कुछ नहीं कराया मैंने, जस्ट ये स्टार्ट करा है अभी। 7.25 हमने जस्ट स्टार्ट करा। सो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कीजिए। I1 ω1 is I2 ω2. Initial angular momentum is equal to final angular momentum. I1 ω1 would be equal to I2 ω2. Sorry, not this one. तो दो डिस्क हैं जी, होमवर्क है 7.23 होमवर्क। दो डिस्क, एक I1 ω1 से जा रहा है, I2 ω2 एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट्स I1 ω1 प्लस I2 ω2, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सॉरी नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वो फाइनली क्या कह रहा है, ये तो इनिशियल था, ये आपका इनिशियल सिस्टम है। वो आपसे कहता है फाइनली ये दोनों डिस्क एक के ऊपर एक आ जाती है। अब जब डिस्क को एक के ऊपर एक रख दिया, सो मानसमैन मुझे बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अगर डिस्क को एक के ऊपर एक रख दिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर वो डिस्क एक के ऊपर एक रखा है, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन नहीं होता, बस आपने एक्सिस सेम ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2। अब ये डिस्क रोटेट करेगी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। देखिए फर्स्ट डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ω1। सेकंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ω2। तो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट्स I1 ω1 प्लस I2 ω2। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, I1 ω1 प्लस I2 ω2। फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, वो हो जाएगा I1 plus I2 multiplied by omega. This is the final angular momentum of the system. वो initial angular momentum और ये final angular momentum. अब आप इन्हें कनेक्ट कर लीजिए। आप लिख सकते हैं सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का एंगल। जी अब्दुल्ला, एक साथ घूमेंगे ना, जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे एक साथ घूमेंगे। जब एक साथ घूमेंगे तो एक कॉमन ही एंगुलर वेलोसिटी होगी। So this is I1 ω1, I2 ω2, it's I1
प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, विच इज I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 ओवर I1 प्लस I2। तो ऐसे आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2। अब यहीं से आगे की चीजें भी कैलकुलेट हो जाएंगे, लाइक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए लॉस कैसे आ सकता है। लॉस हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इतना लिख लो, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जो वो आगे कैलकुलेट करने को कह रहा है। इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई डाउट है। यश क्लियर है यहां तक सब? Yes, sir. ओके, सो अब अगर मैं इसे रब कर लॉस निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट्स हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट्स हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपको पता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2। तो फाइनल आ गया इट्स हाफ I1 plus I2 into omega square, where omega is, it's I1 omega 1, I2 omega 2 by I1 plus I2 का square. So ये final kinetic energy आ गई, it's half I1 plus I2, it's I1 omega 1 plus I2 omega 2 square over I1 plus I2 का square. Square will cancel this I1 plus I2. So final kinetic energy is I1 omega 1, I2 omega 2 square over twice of I1 plus I2. ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अच्छा, अब मुझे चाहिए लॉस, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा। भाई जानवी, लॉस कब होगा? जब फाइनल ज्यादा होगा या फाइनल कम होगा? लॉस कब होगा? व्हेन फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल और फाइनल इज लेस देन इनिशियल। ओके, वेरी गुड, कम हो जाएगा। सो अब मैं अगर लॉस कैलकुलेट करूं, इसको जस्ट सबट्रैक्ट करना है। Loss is change in kinetic energy, which is final minus initial. So it's I1 omega 1, I2 omega 2 square by 2I1 plus I2 minus half I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square। भाई मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये बड़ी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है फिजिक्स की। इस तरह की चीजें हमने कोलिजन में भी करी थी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
तो जो आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, पॉजिटिव माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस करेंगे ना, ऐड नहीं करेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी I1 I2 ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर हो जाएगा बाय I1 प्लस I2। अब ये आपका काम है, तो आपको ये देखना है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर ये आता है या नहीं आता। इतना लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आमना क्लियर है सब? Yes, sir. अनुभव, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आप बहुत दिनों बाद आए हैं इस क्लास में। बस आज और शायद कल थोड़ा सा टाइम और देना होगा उस चैप्टर में, ये वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। रब कर दूं इसे? अरे तुम लोग बताते नहीं हो कुछ, हो गया ना? रब कर दूं? Yes, sir. इस 7.23 को आप ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क। So that was about conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो नेक्स्ट टास्क है रोलिंग। रोलिंग से पहले एक चीज और सीखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए होता क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन में। अगर मैं आपको लाइक कोई भी बॉडी दे दूं, स्फीयर दे दूं, सिलेंडर दे दूं, डिस्क दे दूं, हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। कोई भी मैं आपको बॉडी दे देता हूं, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू आप हर बॉडी के लिए एक सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन जनरल हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। रिंग का अलग है, डिस्क का अलग है, सिलेंडर का अलग है, रॉड का अलग है। बट थ्रू रेडियस ऑफ गायरेशन हम सारी बॉडीज के लिए एक सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो यूज हो गया। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी गिवन है आपको, अच्छा बॉडी से पहले, और ये आंसर मुझे आप में से ही कोई देगा। लाइक ये एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट मास है। एक्सिस से पॉइंट मास का सेपरेशन इज लेट्स से k।
लेट्स से R, तो मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? ये तो पॉइंट मास दिया है। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, सुधांशु बताओगे मुझे क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास? सर R into R इंटू, हाँ देखो आमना का आंसर आया सही है, mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होता है? पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन। बट अगर मैं रिजिड बॉडी ले लूं, अगर मैं एक रिजिड बॉडी ले लूं, अब्दुल हन्नान मुझे बताओ क्या रिजिड बॉडी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला होगा या चेंज हो जाएगा? अब्दुल हन्नान, बॉडी ले रहा हूं तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला होगा या चेंज हो जाएगा? mr स्क्वायर ही रहेगा या डिपेंड करेगा बॉडी के ऊपर? अगर मैं रिजिड बॉडी लूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द बॉडी। रिंग है तो mr स्क्वायर, डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर है तो 2/5 mr स्क्वायर, चेंज हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं इस पूरी रिजिड बॉडी में एक पॉइंट ऐसा मान लो जिस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी रिजिड बॉडी की इक्वल हो। दोबारा कह रहा हूं, पूरी रिजिड बॉडी में एक पॉइंट ऐसा मान लो, लेट्स से मैंने पॉइंट P मान लिया और इस पॉइंट P को पूरी बॉडी का मास दे दिया। कह रहा हूं जो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स लाइक सेंटर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में तो बॉडी को सेंटर से रिप्लेस कर देते ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपसे कह रहा हूं सेम। इस पॉइंट को आप, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। आप कहोगे कि ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज दिस, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आएगा। तो मैं लिख रहा हूं पॉइंट बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट है mr स्क्वायर। इस पूरी बॉडी में मैंने एक पॉइंट चूज किया, एक रिजिड बॉडी है, एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मैंने इस रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट चूज किया कि इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाए। और एक पॉइंट चूज कर रहा हूं जिस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल। तो ये जो पॉइंट है of point P is same as that of body. So point का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैच कर रहा है। तो जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एग्जैक्टली वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट है। तो आप कहोगे सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट from the axis of rotation is radius of gyration. Separation of this point from axis of rotation is radius of gyration. So इस पॉइंट का सेपरेशन फ्रॉम axis of rotation को आप कहोगे इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन।
so that moment of inertia of body is mk²। तो आपकी सारी मेहनत बच गई। अब आपको कुछ नहीं लगाना, अब आपको 2/5 1/2 कुछ नहीं यूज करना। अगर आपको वो पॉइंट मिल गया बॉडी में जिस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, तो आप लिख दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली mk², और कुछ नहीं करना आपको। और उस पॉइंट का सेपरेशन जो होगा एक्सिस से, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, दिस k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला mk²। इतना लिखो, फिर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखते हैं। भाई यहां तक क्लियर है सबका? मैत्री, यश, सांशु? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं इसको? सब लिख चुके हैं ना? नहीं अब्दुल्ला, वो पॉइंट आपको ढूंढना होगा, पॉइंट आपको ढूंढना होगा। चलिए इसको रब कर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना रेडियस ऑफ गायरेशन, it is the separation of point from axis of rotation where if whole mass of body is concentrated moment of inertia of body would be same as that of point mass। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो आपके पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो वो पॉइंट है जहां का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन वही आएगा जो पॉइंट मास का एक्सप्रेशन होगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। इतना लिखिए, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए इसको मैं रब कर दूंगा। अब क्वेश्चंस देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ से डिस्क चाहिए about an axis passing through its center. तो डिस्क के सेंटर से अगर एक एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये डिस्क है, सेंटर से अगर एक्सिस पास हो गया यहां से, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये आर मास ऑफ द डिस्क है। जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं तो आप लिखते हैं, देखो इसे आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk is mr square by 2. It's mr square by 2. That's first. In terms of radius of gyration, in terms of radius of gyration, k. Radius of gyration k की टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk square. That's equation. तो आप लिख सकते हैं लाइक mk square is mr square by 2. m से m कैंसिल हो गया, your k comes out to be r by 2. k comes out to be r. तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ऐसी मैं आपसे कहूं कि से स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। ये ले लिया, तो फिर से वही काम करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर कर देना है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 2/5 mr स्क्वायर। इसे आपने m के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, m से m चला गया, देखिए k आ गया आपका r√2/5। ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा स्फीयर का r√2/5। कोई भी शेप जो भी आपने आज तक कैलकुलेट किया है, हो सकता है क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आपसे कहे रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल। सो द मेथड इज, जो भी आपने करा है उसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा। इतना लिखिए, फिर रोलिंग स्टार्ट करते हैं। भाई ये सबका क्लियर है? आमना? Yes, sir. सो मैं रब कर दूं इसको, सब लिख चुके हैं? चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रोलिंग। तो देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं रोलिंग मोशन, रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, मीन्स ट्रांसलेशन भी है,
और रोलिंग में रोटेशन भी, दोनों चीजें। रोलिंग में ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, ये रोलिंग में दोनों पार्ट्स होते हैं। तो रोलिंग को स्टडी करने का तरीका भी यही है, हम रोलिंग को ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, velocity of body in rolling. तो देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, आपने एक स्फीयर रख दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस स्फीयर के ऊपर बॉडी रोल कर रही है, ये स्फीयर रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सो देखो, सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटीज होगी। ये रोल भी कर रहा है और ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ये रोलिंग। रोलिंग को स्टडी करने के लिए हम हमेशा इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। रोलिंग को स्टडी करने के लिए हमेशा हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, रोटेशन अलग लेते हैं, ट्रांसलेशन अलग लेते हैं। तो रोलिंग को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, रोटेशन अलग लेंगे, ट्रांसलेशन अलग लेंगे। जैसे स्फीयर है, प्योर रोटेशन लेते हैं, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यहां रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो इट्स रोटेशन। इसको सॉल्व करने का ना आसान तरीका यही होता है कि इसको अलग अलग बना दो, प्लस ट्रांसलेशन ले लो। सो ये आ जाएगा VCM। तो ट्रांसलेशन जब आप लेते हो ना, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, सब VCM वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे, कहीं भी आप पॉइंट ले। सो दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशन। जब भी आपको रोलिंग स्टडी करना है, रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी जिससे वो रोटेट कर रहा होगा सेंटर के अबाउट, और ट्रांसलेशन में सबकी वेलोसिटी आगे जा रहा होगा विद अ वेलोसिटी VCM। मुझे यहां तक बताओ किसी को कोई परेशानी है, क्योंकि इसके बाद चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। जानवी, अब्दुल हन्नान, यश, मैत्री, क्लियर है यहां तक सबका? यस चलो, अब मुझे ये बताओ कि मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये मैंने एक पॉइंट लिया, और मैं कहता हूं मुझे इस पॉइंट A की टोटल वेलोसिटी चाहिए, रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। मैत्री, मुझे बताओगी कि इसके रोटेशन की वजह से ये जो पॉइंट A है, क्या इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी? रोटेशन की वजह से क्या पॉइंट A की कोई लीनियर वेलोसिटी होगी? सर ओनली रोटेशन कंसीडर कर इधर। यस, ओनली। सर लीनियर तो नहीं होगी। मानसविन, तुम्हें क्या लगता है, क्या ओनली रोटेशन कंसीडर अगर करते हैं तो A की कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी? मानसविन? यस सर। होगी। बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो? अच्छा, ये नहीं बताओगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो यश बताएगा। यश, वो लीनियर वेलोसिटी आएगी कैसे? सर ओमेगा इंटू आर। और डायरेक्शन क्या होगा यश उसका? एक्सियल टेंजेंशियल। लीनियर वेलोसिटी कैसे एक्ट करती है? टेंजेंशियल। भाई अगर एक बॉडी देखो ऐसे घूम रही है ना, तो हर पॉइंट पर एक लीनियर वेलोसिटी होगी जो r ओमेगा होती है, और डायरेक्शन क्या होता है लीनियर वेलोसिटी का? हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, हमेशा टेंजेंशियल जाता है।
अगर मैं यहाँ बी पॉइंट ले लूं, चलो ये मुझे जानवी बताएगी। जानवी बताओ जरा, बी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? जानवी, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, कोई आंसर नहीं आएगा तुम्हारा? अरे अब तो आसान है, यश ने आधा काम तो कर दिया। ओमेगा, बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन भी कैसा जाएगा देखो, टेंजेंशियल हो जाएगा। ये लिख सकते हो वी। तो वी ए को आप लिख सकते हैं ओमेगा आर होगा, और भाई वी बी भी ओमेगा आर होगा, बस डायरेक्शन ही बदल जाएगा। सो अब अगर मैं यहां लिखूं कि नेट वेलोसिटी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों की वजह से, नेट वेलोसिटी ऑफ ए ड्यू टू बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, due to both translation and rotation. तो देखो, ट्रांसलेशन की वजह से देखिए कितनी है VCM, रोटेशन की वजह से कितनी है ओमेगा आर, दोनों सेम डायरेक्शंस में। ए पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी VCM प्लस ओमेगा आर। चलो भाई इसमें बताओ, डाउट बताओ, मानसमैन डाउट? यस सर। सर वी ए ओमेगा आर कैसे हुआ? हाँ, ये ना जब हम कोई भी रोटेशन का पढ़ते हैं तो रोटेशन का होता है हमेशा एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ आर्क, हमेशा v इज ओमेगा। जब भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पर अगर घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उससे रिलेटेड अगर आप लीनियर वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है, सो दैट्स ओमेगा। ऐसी यस सर। लीनियर एक्सेलरेशन लिखते थे अल्फा। अब्दुल्ला, ये जो मोशन, ये जो v आ रहा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेट करने की वजह से आ रही है ना। जब हमने रोटेशन किया था, सर्कुलर किया था, तब हमने डिस्कस किया था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए या रोटेट, अगर रोटेट भी करे तो रोटेशन की वजह से टेंजेंशियली लीनियर वेरिएबल्स काम करते हैं। तो ये रोटेट कर रहा है, बट रोटेशन की वजह से इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटीज होंगी। है रोटेशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से नहीं है। ट्रांसलेशन की वजह से तो VC है। अच्छा मानसमैन, अगर आपके समझ में आया तो मुझे नेट वेलोसिटी एट बी बताइए, और गलत मत करना। मानसमैन? सर वी ए, ओके, VB। नहीं वी बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी। अबे VA कहां से आ जाएगा? मैं सिर्फ B की वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, A की क्यों ऐड कर रहा है? अच्छा सॉरी, वी बी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। नहीं, ये और कोई बताएगा? अब्दुल्ला बताओ क्या होगा? बट सर वो तो वहीं पे सर, लिखा भी हुआ है। हाँ अब्दुल्ला। सर VCM माइनस ओमेगा आर। हाँ भाई देखो, मानसमैन सीखने की कोशिश करो। ये जो रोलिंग बॉडी है ना, ये बेसिकली रोटेशन और ट्रांसलेशन मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट A है, इसमें रोटेशन की वजह से ओमेगा आर है, ट्रांसलेशन की वजह से VCM है। तो मैंने दोनों ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब ये B पॉइंट देखो, रोटेशन की वजह से ओमेगा आर है बैकवर्ड्स में, ट्रांसलेशन की वजह से VCM है, तो कंबाइन कितना हो जाएगा? अगर यस सर, वी ओमेगा आर माइनस वी सी एम। तो मैं VA रोट लिख देता हूँ रोटेशन की वजह से, है ना। VB के ऊपर भी रोटेशन लिख देता हूँ ताकि चलो कंफ्यूज ना हो। VB के ऊपर भी रोटेशन लिख देता हूँ। अब जो नेट वेलोसिटी होगी, देखिए वो नेट वेलोसिटी क्या मिलेगी? VCM माइनस ओमेगा। B पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी होगी, दैट नेट वेलोसिटी इज VCM माइनस ओमेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा। अच्छा, अब अगर ऐसे ही मैं यहां पर एक पॉइंट दे दूं, भाई ये किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, जरा ख्याल रखना इस क्वेश्चन का, देखते रहो। ये C पॉइंट है, दिस सेपरेशन इज R/2, यहां भी C पॉइंट होगा। ट्रांसलेशन की वजह से तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, VCM रहेगी। रोटेशन की वजह से जरूर कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा। कोई बताएगा मुझे कितनी होगी टोटल वेलोसिटी C पर? वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एट C,
एट सी। तो आज मैं अनुभव से नहीं पूछ रहा हूँ, अनुभव काफी दिन के बाद आया, तो ये मुझे आमना बताएगी। आमना बताओगी मुझे क्या होगा ये, नेट वेलोसिटी एट सी कितनी हो जाएगी? So VCM plus omega r by 2. Right. तो देखो VC क्या होगा, इट्स ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इट्स VCM, रोटेशन की वजह से ओमेगा r by 2। This is velocity at c, which is VCM plus omega r। चलिए इतना लिख लीजिए। मेथ्री नेगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं ना, VCM और देखिए ओमेगा r by 2, दोनों टेंजेंट्स, दोनों एरोस देखिए सेम डायरेक्शंस में। B में देखिए VCM राइट में एक्ट कर रहा है, ओमेगा r ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अगर मैं यहां दे देता तो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में। ओके सर। नहीं माइनस में, C is not the center of mass, center of mass is this O। अगर सेंटर ऑफ मास आप C पे मान लेंगे तो सारे सेपरेशंस आपको C से लेने होंगे। ये तब है जब सेंटर ऑफ मास O पर है माइनस में, सेंटर ऑफ मास इज एट O। अगर आप सेंटर ऑफ मास C को मानोगे तो C की वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि सेपरेशंस आप ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास। इसे रब कर दूं, चलिए इसको रब करो। हाँ, एक और देखते हैं, एक्सेलरेशन और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे बताओ अगर एक बॉडी रोल कर रही है उसमें कितनी वेलोसिटीज हैं? हर पॉइंट की 2 वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से, एक वेलोसिटी रोटेशन की वजह से। अच्छा आप बता सकते हैं कि अगर एक बॉडी रोल कर रही है उसमें एक्सेलरेशंस कितने होंगे? अब्दुल हन्नान मुझे बताओ कि अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, रोल कर रही है, नॉट रोटेट, रोल कर रही है, नंबर ऑफ एक्सेलरेशंस कितने होंगे? बॉडी में कितने एक्सेलरेशंस होंगे? 2 1 2। चलो सब दो आंसर्स ये, दिव्यांशी, जानवी, मैत्री, मनस्विन, सब चैट रूम में लिखना शुरू करो, नंबर ऑफ एक्सेलरेशंस कितने होंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही हैं। बस और आंसर्स एक पॉइंट का कह रहा हूं मैं जानवी की, इसे ए पॉइंट था ना ये, इस ए पॉइंट में 2 वेलोसिटीज थी, ऐसी मैं कह रहा हूं इस पॉइंट ए में कितने एक्सेलरेशंस होंगे? आमना क्या लगता है कितने एक्सेलरेशंस होंगे? So 2 2 3 3 एक्सेलरेशंस होंगे, एक ट्रांसलेशन की वजह से, एक रोलिंग की वजह से, तीसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसे क्यों भूल गए? एक रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, बट एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, 3 एक्सेलरेशंस मिलेंगे। इसे मैं करके दिखा रहा हूं, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। एक्सेलरेशन चाहिए आपको रोलिंग में, अगर बॉडी रोल कर रही है तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सो फिर सेंट्रीफ्यूगल को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल के लिए आपको ऑब्जर्वर को आपकी रोलिंग बॉडी पर बिठाना होगा, तो अगर आपने ऑब्जर्वर को रोलिंग बॉडी पर ही बिठा दिया तो वो रोलिंग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। ओके सर। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे वो देख रहा है उसे रोटेट होता हुआ, इसलिए
अच्छा, अब ये बॉडी रोल कर रही है। हाँ? मैंने कहीं ये दिस इज द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मैंने कहीं एक पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट। दिस इज रोलिंग बॉडी। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, एसीएम, दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इस रोलिंग को जब आप ब्रेक करेंगे, आप ट्रांसलेशन और रोटेशन में से ब्रेक कर दीजिए। सो ये मैंने पॉइंट ले लिया, ओ ये ट्रांसलेशन लिया, ये मैंने रोटेशन लिया। चलिए, सो ट्रांसलेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स एसीएम। रोटेशन की वजह से ये रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। रोटेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे टोटल एक्सेलरेशन बताओ। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज अगेन पॉइंट ए। सो ट्रांसलेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन है दैट्स एसीएम। रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसे आप लिख सकते हैं अल्फा आर, और इसके साथ साथ एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। सो नाउ यू हैव थ्री एक्सेलरेशंस। तो अगर मैं पॉइंट ए लूं और इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, एक एसीएम एक्ट कर रहा है ट्रांसलेशन की वजह से, एक एटी एक्ट कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, और आप ऐसे लिख दो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये एक और वेक्टर आ गया आपके पास विच इज एटी, और एक डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज सेंट्रिपिटल। सो दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। This is acceleration of center of mass. This is initial acceleration. This is tangential acceleration. So you have three accelerations. दो accelerations add हो जाएंगे, एक perpendicular होगा, दो add हो जाएंगे, एक perpendicular होगा यहाँ। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, एटी और एसीएम ऐड हो जाएगा, और ये इसके साथ 90 डिग्री पर है। तो नेट एक्सेलरेशन ए पॉइंट पर आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर भाई एसी स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो सेम डायरेक्शंस में, प्लस एसीएम का होल स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन इन रोलिंग। तीन एक्सेलरेशंस का सम होगा, टेंजेंशियल, सेंट्रिपिटल और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब्दुल्ला, लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, अल्फा टी इंटू आर, टेंजेंशियल अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर, ये सब सर्कुलर मोशन में कराया था। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा आर। ये टॉपिक ना सर्कुलर से लिंक्ड है।
इतना लिखिए, इतना हो जाए मुझे बताइएगा। ऐसे चैप्टर नंबर 7 रशाद कंप्लीट हुआ। अरे भाई लिखा सबने? यस सर। चलो ओके, लेट्स स्टॉप हियर। कल लास्ट क्लास होगी रोटेशन की, जस्ट थोड़ा सा रोलिंग और कुछ टॉर्क में कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर रही हैं, तो कल इसे वाइंड अप करते हैं। सर यस यस सर ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन तो इन दोनों का वेक्टर सम है ना, सो इट विल बी लाइक दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, क्लास ओवर। कल कंटिन्यू करेंगे, कल लास्ट क्लास है रोटेशन की, एंड स्टार्ट ग्रेविटेशन। शायद कल से ही ग्रेविटेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो। चलो ओके बाय। थैंक यू Hi, सर। sir. ठीक है मैत्री, चलो ओके बाय। Hi, sir. Thank you, sir.